क्लास में मैं फिर आप लोगों के साथ क्लास 12th के वेक्टर अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करने वाले में। हमने क्लास 12th के वेक्टर अलजेब्रा का 10.2 तक डिस्कशन कर लिए थे, जिसमें मेनली रूप से हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, उसके बाद इससे पहले मैंने बेसिक और भी डिस्कशन किया था, जिसमें 10.1 में मैंने डिस्कशन किए थे व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। उसके बाद फिर इस दो टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने कई टाइप्स के एग्जांपल्स लिए वेक्टर और स्केलर के। बट इस क्लास में मुझे दो तरह के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है। उसमें से एक प्रोडक्ट मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट टाइप के प्रोडक्ट जो होगा मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो इस क्लास में जो मैं प्रोडक्ट डिस्कस करने वाला हूँ उसको मैं डॉट प्रोडक्ट, उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही इजी चैप्टर है और इसकी हेल्प से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कैलकुलस क्या होता है कि वो भी एक इजी पार्ट है, बट उसके लिए बेसिक्स वगैरह चाहिए, लेकिन इसके लिए उतनी ज्यादा बेसिक्स है नहीं। सिंपल सी बात है, आप लोग छोटा मोटा कैलकुलेशन वगैरह है और इजीली आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझे। इसके लिए कोई एलिमेंट्री चीज की जरूरत नहीं होती है, अदर कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट है सारे चैप्टर से। मैथमेटिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स के लिए तो आपका थोड़ा सा फिजिक्स में आपका इसके साथ साथ एक फिजिक्स का नॉलेज भी चाहिए, बट ये मैथमेटिक्स में फुल्ली इंडिपेंडेंट टॉपिक है। आप इसको इजीली पढ़ करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई खास कैलकुलेशंस भी नहीं होती है। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा में डिस्कस करने के लिए टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें सबसे पहला आता है आपका डॉट प्रोडक्ट, व्हिच इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। तो आप लोग को क्या समझना है, आज की क्लास में जो मैं डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा स्केलर प्रोडक्ट। क्या डिस्कस करूंगा, स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डॉट प्रोडक्ट, इसके डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं, लिखिएगा फटाफट आप लोग। बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके प्रॉपर्टी से काफी ज्यादा एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल 2-4 क्वेश्चन इसके प्रॉपर्टी से पूछ ही दिया जाता है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, दैट मींस मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर जो है, इधर हम एक फिगर बना लेता हूं, एक वेक्टर आपका वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये वेक्टर एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन then स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos theta, where theta is greater than or equal to 0 but less than or equal to pi, and at present में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की डिस्कशन जो करें ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। एंड इस बात को आप लोग याद रखिए, एंड अच्छा लिखिए, एंड वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो वेक्टर नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि सबसे पहले कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर नॉट जीरो, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई वेक्टर एक दिया हुआ है ए जो कि आपका जीरो वेक्टर नहीं है और दूसरा वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो जब उसके वो वेक्टर बी जो है ये आपका जब जीरो वेक्टर है तो ये कहाँ, मान लीजिए इस वर्टेक्स पे मैं जीरो वेक्टर लूं तो इसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ होगी तब तो मैं उसको ड्रॉ करूंगा, इसकी कोई लेंथ ही नहीं है। और जैसा कि जानते हैं कि जीरो वेक्टर जो आता है ये आपका क्या आता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी होती है, आप जिधर डायरेक्शन लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन इसकी लेंथ होगी तब तो आप एंगल को यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इफ यू टेक एनी, दैट मींस either vector A or vector B, if you take zero vector, in that case angle between them is not defined, so you can't take vector A and vector B as zero vector। तो इसको जीरो वेक्टर नहीं ले सकता है। अब देखिए ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रियल नंबर है, एज वेल एज वेक्टर बी इज आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज आल्सो रियल नंबर है, एंड cos थीटा दैट मींस थीटा इज एंगल। अब थीटा अगर एंगल है तो उसका cos भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक रियल नंबर को देती है। ये क्या है, एक रियल नंबर है, ये तीनों का प्रोडक्ट एक रियल नंबर है। तो इसलिए
यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी प्रॉपर्टी को मैं स्पेशली आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, इसके लिए आप लोग टेंशन मत ले, ठीक। इस लोग के इसको आप लोग लिख देंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे एक नोट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे नोट में? इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि इस केस में वेक्टर की डायरेक्शन ही नहीं बताते हैं किधर जाएगी। वो वेक्टर बी, जीरो वेक्टर एक ऐसी वेक्टर है कि अगर किसी और वेक्टर में आप इसको ऐड कर देंगे तो वो उसी के अलॉन्ग डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि इसकी कुछ मैग्नीट्यूड ही नहीं होती, इसकी कुछ डायरेक्शन ही नहीं होती है, फिक्स डायरेक्शन ही नहीं होती। तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? दैट थीटा इज नॉट डिफाइंड, सो ड्यूरिंग taking a scalar product of two vector, you can't take जीरो वेक्टर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जीरो वेक्टर केस में डिफाइन नहीं करते। तो सबसे पहली बात क्या है, आप लोग को याद रखना है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। चलिए, आप लोग समझ गए? अगर इस चीज को आप लोग समझ गए तो देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा दें। अब हम लोग चलते हैं इसी के हेल्प से आगे। देखिएगा क्या है आगे का टॉपिक, काफी इजी टॉपिक है। अब देखिए, इतना इसमें कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल सी बात है। इतना जो मैंने आपको बताया, इसमें एक ही चीज याद रखना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। अदरवाइज कुछ नहीं याद रखना है, ये नहीं कि पूरा का पूरा आप लोग को याद रखना। देखिए, अब जो है हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो कि आप लोग के बोर्ड में बहुत ज्यादा इससे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप डिटेल में देख लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में सबसे पहला प्रॉपर्टी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। यहाँ पे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते तो क्या आता है, कभी √2, कभी √7, कभी √17, इस तरह की कोई वैल्यू आता है, 5 9 √3, तो इस तरह की कोई ना कोई वैल्यू देती है। और ये भी एक रियल नंबर है, और यह भी एक रियल नंबर है, और यह भी एक रियल नंबर है। जब तीनों का तीनों रियल नंबर है, इसके इसमें डेफिनेटली रूप से क्या कहेगा, ये पूरा का पूरा एक रियल नंबर है। तो इस बात को याद रखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है एक तरह का क्या है, रियल नंबर है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से रखिए। इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर का मतलब जानते हैं 90 डिग्री, दैट मींस इसके इसमें थीटा बराबर क्या देगा 90 डिग्री हो जाता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा, दैट मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस डेफिनेटली विल बी 0, क्योंकि cos 90 बराबर 0 होता है, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इट इज आल्सो and vice versa also true। vice versa also true मींस क्या, अगर तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उस केस में थीटा बराबर 90 डिग्री, इसको हम लोग वाइस वर्सा बोलते हैं। समझ गए? तो ये आपका प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर दो वेक्टर अगर आपका क्या है परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, या ऐसा भी कर सकते हैं अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अगर आपका तीसरा वैल्यू तो रखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर आपका थीटा बराबर 0 होगा तो उस केस में दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। एक्चुअली दो केस में होता है, लेकिन दोनों केस में डिस्कस करो। इफ थीटा बराबर 0 एंड थीटा बराबर पाई, देन वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर बी के पैरेलल होता है। लेकिन पहला केस में क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होता है वो क्या हो जाता है मालूम है, उस केस में ये हो जाता है आपका, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो हो जाता है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, सिंपली ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos थीटा लिखेंगे ना, चाहिए आप लिखना तो लिख सकते हैं cos थीटा, तो cos थीटा 0 है तो cos 0 बराबर क्या होगा 1। सो फर्स्ट केस में क्या होता है कि आपका वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाता है। लेकिन अगर यही आपका थीटा बराबर पाई हो जाता है तो पैरेलल तो होता ही है, लेकिन इस केस में इसका मैग्नीट्यूड बदल जाता है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा, तो cos थीटा मतलब कितना cos पाई, और cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1, तो इस केस में इसका वैल्यू जो होता है वो -1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाता है। किस केस में,
ये आपका किस केस में होगा, ये उस केस में होगा जब ये आपका थीटा दोनों के बीच का पाई होगा, तो उस केस में ये होगा। इस बात को याद रखिए। अब देखिए इस दोनों के केस का पहला केस और दूसरा केस का मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर थीटा दोनों के बीच का 0 है, दोनों के बीच का थीटा अगर 0 है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, बता देते हैं आप लोग को, ये आपका वेक्टर ये है और ये आपका वेक्टर भी है। अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा, यहाँ पर मान लीजिए थीटा, अगर ये इसके बीच का एंगल 0 हो जाएगा तो उस केस में क्या कंडीशन आएगी, ये आपका वेक्टर है और वेक्टर भी इसी पे कोइंसाइड कर जाएगी। तो अगर इसी डायरेक्शन में ये चले जाती है, इसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो ये भी एक पैरेलल का पर्टिकुलर कंडीशन है। तो ये इस केस में आपका थीटा बराबर 0 हो जाएगा। और अगर आपका ये वेक्टर, ठीक, एक वेक्टर इधर आ जाती है और एक वेक्टर आपका इधर आ जाती है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करती है, ये भी एक केस है। और इस केस में थीटा बराबर 0 और इस केस में थीटा बराबर पाई होता है, दोनों पैरेलल का ही केस है, ठीक। लेकिन यहाँ पे थीटा बराबर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट जा रहा है। तो यहाँ पर वेक्टर ये बराबर जो होता है ना, एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वेक्टर बी जो होता है वो माइनस टाइम्स वेक्टर ए हो जाता है। क्या होता है, माइनस टाइम्स वेक्टर ए होता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम ऑरिजिन, बट इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर बी जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो इसलिए इस बात को याद रखेंगे। इन केस ऑफ पाई, जब में थीटा बराबर पाई लेते हैं, जो कि आपका सेकंड केस को ओरिजिन करता है देता है, इस केस में वेक्टर बी बराबर माइनस टाइम्स वेक्टर ए हो जाता है। तो याद रखेंगे। तो कंप्लीटली रूप से आप लोग याद रखेंगे, क्या मालूम है, सीधी सीधी आप लोग बात याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होती है तो वहां पे थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर पाई, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। अगर थीटा बराबर 0 होता तो वो डायरेक्टली क्या होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। और अगर आपका थीटा बराबर पाई होता है तो नेगेटिव टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब जो है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आता है वो बताते हैं आपको। दो इक्वल वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा, देखिए आप लोग। प्रॉपर्टी, अगर मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए निकालूं तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत ही है, अगर आप मैं मान लिया कि ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर ए है, और एक दूसरा वेक्टर भी इसी पे चढ़ गया, तो इसके इसमें थीटा बराबर 0, क्योंकि दो वेक्टर सेम है तो इसका मतलब वही वेक्टर ना होगा। तो इसके इसमें आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट विल बी सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है इस केस में, क्योंकि थीटा बराबर 0 हो जाता है। यहाँ पे cos 0 लिखना पसंद करते हैं, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो फिर तो वही ना आ जाएगा। 6 नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा आप लोग के लिए यूजफुल भी है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में ये इंक्लूड कर दिया जाता है। देखिए वेक्टर आई कैप वेक्टर जे कैप, ये आई कैप जे कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज ए यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। वेक्टर आई कैप क्या है, वेक्टर आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर in direction of x axis, while vector j is a unit vector in direction of y axis and vector k is a unit vector in direction z axis। तो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर आई, तो एक तरह का ये वेक्टर आई क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और यूनिट वेक्टर के का जो होता है वो आपका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे बराबर क्या होगा, सिमिलरली मैं अगर आपसे पूछूंगा वेक्टर जे डॉट वेक्टर के क्या होगा, सिमिलरली आपसे पूछूंगा वेक्टर के डॉट वेक्टर आई क्या होगा, तो क्या होगा। सिमिलरली मैं अगर आपसे पूछूं वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई क्या होगा, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे क्या होगा, वेक्टर के डॉट वेक्टर के क्या होगा, तो कैसे बताएंगे। तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे बराबर आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस, अब कहेंगे थीटा क्या होगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कि 3D में क्या होता है कि वी हैव टू टेक 3 mutually perpendicular line which is called x axis, y axis and z axis to represent a line or to exist a line in a plane। तो उस केस में क्या होता है कि ये आई कैप जो होता है ना, एक यूनिट लेंथ का वेक्टर होता है, यहां तक होता है आई कैप, जे कैप जो होता है आपका यहां तक होता है जे कैप, ठीक, यूनिट लेंथ का, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब देखिए ये आपका के कैप है, तो आप जानते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आई और जे के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कर सकते हैं cos 90, दैट मींस cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। अगर 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका मतलब वेक्टर आई डॉट जे क्या, वेक्टर आई का डॉट जे क्या बराबर 0। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 और रहकर ही क्या करेगा, क्योंकि सारा का सारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos थीटा दोनों के बीच का 90 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या किया, अगर वेक्टर आई देखिए इंपॉर्टेंट बात है,
आई डॉट जे डॉट के डॉट आई। और आपसे अगर इसको रिवर्स भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रिवर्स भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझे? तो ये आपका चीज आ जाता है। और अगर वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कहेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वेक्टर आई मैग्नीट्यूड वेक्टर आई इनटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? 0, क्योंकि आई जो है ना इसी डायरेक्शन में दो दो वेक्टर ले लिए हैं, तो एक ही डायरेक्शन में अगर दो दो वेक्टर जाएंगे तो उसके बीच का एंगल 0 होगा, और इसका वैल्यू 0 होगा तो इसका वैल्यू फाइनली 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई बराबर 1, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे बराबर 1, वेक्टर के डॉट वेक्टर के बराबर क्या हो गया? 1 हो जाएगा। और अगर आई जे या जे आई जे के जे या के आई के, इस केस में इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक, इस बात को आप लोग समझ गए? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैंने आपको डिफाइन किया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। सो यहां से आप क्या कर सकते हैं? cos थीटा विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहां से अगर आप cos थीटा बराबर कुछ वैल्यू आ जाएगा तो थीटा बराबर नहीं निकालेंगे। मान लीजिए इसका कैलकुलेशन करने पर 1 आ गया तो थीटा बराबर कर देंगे 0। मान लीजिए इसका वैल्यू कैलकुलेशन करने पर 1/√2 आ गया तो कहेंगे थीटा बराबर पाई बाय 4। मतलब सिंपली यहां पे बात आती है कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकालना है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर उस वेक्टर को जानते हैं आप, उसके डॉट प्रोडक्ट दिया हो और उसका मैग्नीट्यूड दिया हो, या आप दोनों ने कैलकुलेट भी कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो उस केस में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाला जा सकता है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको बोर्ड में पूछता है दो वेक्टर दे दे और कहेगा एंगल निकालने के लिए, तो आप इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यही प्रोसीजर है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट का। चलिए, तो अब जो आपका आता है एक इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है दिखा देते हैं आपको। एक लास्ट चीज है, दो प्रॉपर्टी और है, उसको मैं आपको बता दूं, फिर मैं हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो बताते हैं। आप लोग क्लास 10 में कुछ प्रॉपर्टी है, क्लास 10 कहते हैं नीचे की क्लास में आप लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, नीचे की क्लास में आप लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े होंगे वेक्टर से रिलेटेड। वेक्टर कहते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो इसमें से आप लोग पढ़ते होंगे कम्यूटेटिव लॉ। जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि जैसे 2 × 3 बराबर क्या होता है, इसको 3 × 2 बोल सकते हैं। तो ये लॉ जो होता है ना आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है, किसमें? आपका रियल नंबर के आपका प्रॉपर्टी होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर वेक्टर में भी कम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर आपका इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, तो उस केस में आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होता है वो आपका वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाता है। क्योंकि दोनों केस में क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू cos थीटा। तो थीटा तो कांस्टेंट है, तो आपका वहां पे क्या ए और बी तो बात बराबर पड़ता है, तो इसलिए दोनों का दोनों में ये प्रॉपर्टी होता है सेटिस्फाई करता है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या किसको कहते हैं? सॉरी, एसोसिएटिव मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? कि अगर कोई वेक्टर ए है जो दो सम ऑफ वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट है, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ओवर दिस डॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दैट मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये कहलाता है आपका डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। समझ गए? ए को बी से डॉट में निकाले, फिर ए को सी के साथ डॉट निकालो, बीच में मैंने एडिशन के साथ इंक्लूड कर लिया। ये आपका डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है। चलिए, अब जो है आपका एक इंपॉर्टेंट तीसरा प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा फटाफट। अगर किसी वेक्टर ए में लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी के साथ डॉट कर लेते हैं, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों की बात बराबर होती है। चलिए, फोर्थ नंबर आता जो कि इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। अगर वेक्टर ए बराबर a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप हो और वेक्टर b बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप हो, तो आपको अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या मालूम है? बताते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका प्रूफ कर देता हूं कैसे आता है, फिर मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा कैसे आप लोग को फाइंड करना है।
आप देखिए ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, और आपको यहाँ पे दोनों के बीच क्या कहेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, और आपको यहाँ पे कहेगा कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना चाहेंगे तो वेक्टर ए आपका लिख लेंगे यहाँ पर a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप प्लस डॉट प्रोडक्ट किसके साथ b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो पहले इसको लेंगे a1 i कैप डॉट इस पूरे के साथ लिखेंगे b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। फिर क्या करेंगे प्लस a1 ले आप a2 लेंगे तो a2 j कैप अगर लेते हैं बाहर तो इसके साथ डॉट करेंगे, क्या है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। आपका नेक्स्ट टर्म आता है a3 i कैप, तो अगर a3 k कैप लेते हैं तो आपका यहाँ पे आता है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये आ गया। अब यहाँ पे अगर डॉट इसके साथ करेंगे, यहाँ पे डॉट है याद रखिए, अगर इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसका इसके साथ डॉट करेंगे, फिर इसका इसके साथ डॉट करेंगे, फिर इसका इसका साथ डॉट करेंगे। तो यहाँ पे a1 b1 तो आपका क्या है कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा i कैप j कैप i कैप k। देखिएगा अगर आप इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा, एक टर्म में ले लेता हूं उसके बाद सर आप लोग कर लेंगे सिमिलरली। देखिएगा अगर मैं इसका इससे करूंगा क्या होगा a1 b1 एक नंबर है तो नंबर की तरह रहेगा, रिमेज जो है i कैप डॉट i कैप प्लस सिमिलरली आपका ये सारा लिखाएंगे, मैं उतना नहीं लिखूंगा। सिमिलरली आप लोग क्या करेंगे इसी तरह से इसको देख लेंगे। अगर आपको इन सारे टर्म को इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आप क्या ऑप्टेन करेंगे देखिएगा, यहाँ पे आई कैप ये सब तो नंबर ही रहेगा, आई कैप ये दोनों जुड़ जाएगा तो आई कैप का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। मैंने पहले ही आपको प्रूव करके दिखा दिया था। सिमिलरली जे कैप का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, के कैप का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अदरवाइज आई अगर जे के साथ आपका डॉट प्रोडक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आई अगर के के साथ करेगा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल ही 90 डिग्री है ना, क्योंकि आई और के बीच। तो इस केस में इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपका एक देगा, सॉरी a1 b1 देगा, क्या देगा a1 b1 देगा, ये आपका a1 b1 देगा, ये आपका 0 देगा, ये आपका 0 देगा। फिर 0 वाला लेकर के हम क्या करेंगे, फिर इसको अगर इससे करेंगे ये आपका 0 देगा, ये इसको के साथ क्या देगा a2 b2 देगा, फिर ये आपका इसके साथ 0 देगा, फिर इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0, ये इसके साथ क्या देगा। तो इट इज फाइनल आंसर ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेक्टर a बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 क्या कैप हो और वेक्टर b बराबर भाई b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 क्या कैप हो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना उसके कोरेस्पोंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप k कैप को प्रोडक्ट करके सम कर देंगे। मतलब a1 b1 a2 b2 a3 b3 डायरेक्ट कर लीजिएगा, यही इसका प्रोसीजर है। तो एक तो मैंने प्रूफ करके दिखाया, तो आप क्या याद रखेंगे, अगर आपका वेक्टर a बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप हो, तो उस केस में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो a1 b1, अच्छा ये b1 लिखिए, अच्छा लिखिए a1 b1 a2 b2 a3 b3 हो जाता है। मतलब क्या इसके कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट याद रखिएगा क्या कि अगर जैसे देखिए यहाँ पे सारे में प्लस लिए है, अगर यहाँ पे माइनस हो ना, अगर मान लीजिए -3 है यहाँ पर a2 की जगह पर, तो a2 का वैल्यू -3 हो जाएगा। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, वरना हमेशा के ऐसा नहीं कि पॉजिटिव रहेगा। तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। समझ गए? चलिए ये शायद आप लोग का लास्ट प्रॉपर्टी। अब जो है हम लोग को जो सीखना है वो देखिए क्या है। अब जो हम लोगों को सीखना है सिंपली क्या करना है, एक नया टर्म सीखना है, वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, ये चीज हम लोग को सीखना। देखिए तो प्रोजेक्शन की बात हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होती है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ। देखिए होते क्या है कि अगर मैं प्रोजेक्शन हर चीज का होता है, हर तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर का प्रोजेक्शन होता है। ठीक, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं आपसे बात करूं कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का मतलब अगर मैं इस पॉइंट का प्रोजेक्शन निकालूंगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो इस ये पॉइंट
इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और ये पॉइंट ही रिप्रेजेंट करेगी इसके प्रोजेक्शन को। ये अगर पॉइंट ए है तो इस पॉइंट से अगर इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना तो ये पी पॉइंट जो होगा पॉइंट ए का प्रोजेक्शन हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई लाइन है ये, और इस लाइन का अगर आप प्रोजेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर इसका नाम ए बी है ना तो ये अगर आपका ए डैश बी डैश आता तो यहाँ पे ए डैश बी डैश इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए लाइन एल। अगर इस लाइन को एल मानेंगे तो ये आपका ए डैश बी डैश क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए बी है, समझ गए। तो ये आपका प्रोजेक्शन होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, अब मैं आपको डिफाइन करके देता हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए लाइन क्या होता है। मान लीजिए कि कोई, मैं पहले तो पहला केस स्टडी आप लोग के साथ करूंगा। मान लीजिए ये कोई आपका डायरेक्टेड लाइन है, क्या है डायरेक्टेड लाइन। मैं 4 केस ले लेता हूं। 4 केस इसलिए कि आप लोग के साथ इजी रहे समझाने में मुझे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका दिया गया हो वो आपका एक ही डायरेक्शन हो, माने एक ही क्वाड्रेंट है, क्योंकि थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई कर सकता है, ये एल और ये आपका एल है। मान लिया ये आपका कोई वेक्टर है, ये आपका कोई वेक्टर है, या ऐसा करें ना, इसको ए इसको बी मान लीजिए, क्या माने, इसको ए और इसको बी मानेंगे। अब इस वेक्टर ये ए बी जो है इसका इस वेक्टर ए बी का अगर आपको मैं प्रोजेक्शन कहूंगा लाइन सेगमेंट डायरेक्टर लाइन सेगमेंट एल पे निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और अगर मान लीजिए प्रोजेक्शन वाला वेक्टर को मैं वेक्टर पी मानूंगा और इस वेक्टर को ए मानूंगा, तो यहाँ पे वेक्टर पी जो होगा वो क्या होगा मालूम है, यहाँ पे होगा, लिखेंगे हेयर वेक्टर पी इज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन एल। तो ये एल क्या डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है, ठीक। तो वेक्टर पी जो है ये वेक्टर ए का क्या हो गया, प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया। और अगर इस दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो वेक्टर पी मतलब ये प्रोजेक्ट वेक्टर पी क्या हो गया, प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया। एंड अगर आप वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अगर इस वेक्टर पी का आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये मैग्नीट्यूड जो होता है ये कहलाता है प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन एल। तो ये सिंपली प्रोजेक्शन कहलाता है। ये पी का जो प्रोजेक्शन पी जो लिखे हैं इसका मैग्नीट्यूड सिंपली प्रोजेक्शन कहलाता है, और वेक्टर पी जो होता है वो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑन एल कहलाता है। अब यहां पे आता है कि इस वेक्टर पी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड में ए मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मान लेते हैं, ये बी का मैग्नीट्यूड ए मानते हैं, तो यहां से आप कह सकते हैं ना कि cos थीटा बराबर क्या होगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहां से वेक्टर पी बराबर आपका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू cos थीटा। तो इस केस में ये हुआ, यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एल पूछेगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू cos थीटा। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू cos थीटा क्या है वास्तव में, ये चीज आप लोग को मैं बताता हूं। देखिएगा, अगर इफ देखिए ये वेक्टर ए डॉट cos थीटा, याद रखिए क्या वेक्टर ए डॉट cos थीटा। अब देखिएगा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू 1, मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये जो p है ये आपका यूनिट वेक्टर हो, मतलब प्रोजेक्शन जो निकला है वो अगर आपका यूनिट वेक्टर हो, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p डॉट यूनिट वेक्टर p, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ओ माय गॉड सॉरी, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर p। अब कहिएगा ये क्यों लिखे, क्योंकि ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर पी जो मैंने लिखा है, अगर इसको आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या कहिएगा, वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इनटू cos थीटा कहेंगे कि नहीं। तो यहां पे आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी बराबर क्या है, 1 है, तो सिंपली तो यही आ रहा है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए cos थीटा, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर पी
इज इक्वल टू एल, इसको मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए इसी लाइन को थोड़ा सा क्लियर होने देता। अगर मैं इस चीज को ऐसे देखूं वेक्टर ए डॉट, ये जो वेक्टर पी है, इस वेक्टर पी को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखें, इसे लिख सकते यूनिट वेक्टर पी है, तो यूनिट वेक्टर पी को लिख सकते हैं वेक्टर पी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, ऐसा लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन ए लाइन एल, ऑन ए लाइन एल अगर आपको फाइंड करने के लिए एल आपका वेक्टर पी के बराबर हो जाता है एक तरह समझिए, तो अगर आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन ए लाइन एल फाइंड करने के लिए दिया जाता है, तो आप एल मतलब पी समझिए, तो वहां पे वेक्टर ए डॉट वो जो वेक्टर जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है प्रोजेक्शन, उसका यूनिट वेक्टर से उस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, वही उसके प्रोजेक्शन वेक्टर को। अगर वो प्रोजेक्शन वेक्टर पूछता तो प्रोजेक्शन वेक्टर निकालिए, अगर वो आपसे पूछता है कि आप प्रोजेक्शन निकालिए, तो सिंपली प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू cos थीटा, और इट मे बी इक्वल टू इट इज आल्सो इक्वल टू वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर पी, और इट इज आल्सो इक्वल टू वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड वेक्टर पी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। तो यही प्रोसीजर होता है प्रोजेक्शन निकालने का। अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो यार थीटा इज ग्रेटर देन 0.90 लेस देन 90 डिग्री, तो इस केस में प्रोजेक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन अगर इसी को मैं मान लिया कि आपका थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, तो इस केस में प्रोजेक्शन का अब देखिए इस केस में प्रोजेक्शन का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है, तो प्रोजेक्शन क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा, क्योंकि यहां पर तो पॉजिटिव है ना, डिपेंड करता थीटा पे। अगर cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब हुआ कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जैसा कि देखिए अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में होता तो इस केस में cos थीटा पॉजिटिव होता, तो उस केस में जो आपका इसका प्रोजेक्शन आएगा वो आपका सिंपली क्या रहेगा, पॉजिटिव आ जाएगा, अब मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एल रहेगा। लेकिन अगर ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होगा, तो अगर इसको आप ए और इसको बी मानते हैं ना, तो यहां से फिर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आपका वेक्टर है, तो इस केस में इसका डायरेक्शन ही बदल जाता है। तो इस केस में क्या होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है अपोजिट टू द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे, क्या याद रखना है, बट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं कंसेप्ट के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। जब देखिएगा आपको इसका कंक्लूजन जब बताऊंगा ना, तो एक लाइन की सेंटेंस बनेगी, वो आपको रट कर जाना है और फिर आपको प्रॉब्लम से खटाखट बनेगी। बस आपको क्या बने, मैं कंसेप्ट की वजह से यहाँ पे इतना डिस्कस कर रहा हूँ, वरना जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए ये आपको मैंने लिया, तो ये सेकंड केस में व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 90 to 180 देन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, या यहां पे कह सकते हैं फर्स्ट केस में क्या, ये मैंने सेकंड केस का बोला, फर्स्ट केस में कहेंगे क्या कि व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 इन दैट केस प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और सेकंड केस में अगर आपका थीटा लाइज बिटवीन 90 to 180 देन इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर विल बी अपोजिट टू द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और आपका थर्ड केस आता है कि अगर मैं मान लिया ये आपको फर्स्ट और सेकंड कर लिया, अब यहाँ पे इसको रद्द कर लेते हैं। अब यहाँ पर थर्ड केस में बताता हूं, अगर मान लीजिए कि आपका थीटा जो है यहां से यहां है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा, यू कैन से दैट हियर थीटा इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 270। तो अगर इस केस में मैं प्रोजेक्शन निकालूंगा तो आपका प्रोजेक्शन का जो डायरेक्शन होगा, आप जानते हैं कि यहां पे भी प्रोजेक्शन अगर आप निकालते हैं तो प्रोजेक्शन का जो आपका डायरेक्शन होगा ना, ठीक ओमेगा, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन गया, सॉरी। अच्छा चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट वाला बात कर लिए। तो यहां पे थीटा इज ग्रेटर देन 360 एंड लेस देन ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360। तो इस केस में जो आपका प्रोजेक्शन होगा फिर आपका अलोंग दी क्या आ जाएगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा। और ये थर्ड केस होता है जब आपका थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 270। तो उस केस में आपका जो होता है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये आपका कितना एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां 180 to 270। तो इस केस में इसका डायरेक्शन क्या होता है, फिर ये आपका इधर आ जाती है। तो ये तीसरा केस है। तो प्रोजेक्शन का वैल्यू या प्रोजेक्शन गिवन लाइन के पैरेलल होगा या उसी की डायरेक्शन में जाएगा या उसके अपोजिट जाएगा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन थीटा।
और किस किस केस में आपका देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपका थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, और इसी में आप कह भी सकते हैं यहाँ पर ये भी कि अगर थीटा कब है, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो अपोजिट टू द गिवन लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और अगर वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो अलोंग द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अब यहां तक अगर आप लोग समझ गए तो छोटी सी बात है, उस चीज को मैं आपको लिख दूं तो आपके लिए बेहतर होगा इतना सारा डिस्कस करने से। वो क्या है, क्योंकि डिस्कशन तो करना ही चाहिए लेकिन वो बात भी आप लोग को सीखना पड़ेगा। देखिए क्या डिस्कशन का पॉइंट है, सीधी सीधी आपको याद रखना है, क्या याद रखना, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन वेक्टर अलग है, प्रोजेक्शन अलग है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी अगर पूछे तो क्या करना मालूम है, सिंपली कर देना वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, इतना कर देना, कहानी खत्म हो जाएगा। अगर आप यहां पर भी नहीं समझते तो एक स्टेप और भी मैं लिख देता हूं। ये देखिए कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आप जानते हैं कि वेक्टर बी जो दिया हुआ है ना उसकी मैग्नीट्यूड से उसमें डिवाइड कर देना, लेकिन अगर इस चीज को नहीं समझते तो यहां पर ये समझ लीजिए। तो जो आपकी पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो जिस वेक्टर पे ऐसा, अब देखिए ये याद करना आप लोग के लिए ज्यादा सहूलियत होगा, क्यों, क्योंकि देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी पूछता है ना तो दोनों का डॉट, और जिस पर पूछता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन। अब यहाँ पे पूरा ऑन बी तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवीजन, तो ये फॉर्मूला आप लोग के लिए ज्यादा सूटेबल है याद करने में, वरना तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए ये कहानी आप लोग समझ गए। फिर अगर आप बता सकते हैं कि वेक्टर ए और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या बराबर होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, नहीं ये बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑन बी कहेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से डिवाइड होगा, और ऑन ए कहेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड होगा। सो दोनों केस आपका सही एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। चलिए ये समझिए। अब जो है एक बहुत ही मजेदार मैं बात आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, देखिएगा क्या है। आप लोग जैसे कि मान लीजिए किसी भी, मैं आप लोगों के जब 3D पढ़ाए होंगे तो उसमें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस किया था डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल का मतलब हुआ कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो किसी प्लेन में वेक्टर है तो वो पर्टिकुलर एंगल एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से पर्टिकुलर एंगल बनाता है। जस्ट लाइक चाहिए तो फिगर मैं आप लोग को बता दूं, थोड़ा 3D का फिगर आप लोग का तो इमेजिनेशन होगा नहीं, फर्दर मैं कोशिश करता हूँ डिस्कस आप लोग के साथ कर लूँ। देखिए अगर मैं मान लिया कि कोई वेक्टर है ऐसा, तो ये एंगल इससे क्या बना रहा है, मान लीजिए ये एंगल आपके साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, अल्फा ये बनाया, ये वाई एक्सिस से मान लीजिए बीटा बनाया, और यही लाइन जो है ये जो आपका वेक्टर है, ये वेक्टर इसके साथ जो बनाया, मान लीजिए आपका कितना बनाया, गामा बनाया, कितना बनाया, गामा। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, ये आपका कहलाता है डायरेक्शन एंगल के नाम से। चलिए तो फटाफट आप लोग लिख सकते हैं। अगर मैं मान लिया कि वेक्टर ए बराबर a1 i कैप प्लस b1 a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 j कैप मान लीजिए। तो अगर यहाँ पे ये लिख सकते हैं तो आपको मैं अगर पूछूंगा, क्या पूछूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है यहाँ पे डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होगा, तो आप यहाँ पर जानते हैं कि cos अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं कि वेक्टर a डॉट i कैप, क्योंकि cos अल्फा का मतलब हुआ, देखिए मैं आपको cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाया हूं, cos थीटा बराबर पढ़ाया हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। जब ये फॉर्मूला मैं पढ़ाया हूं तो यहां पे cos अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड i कैप, मैंने वेक्टर i, तो इसका मतलब क्या होगा, इसी के साथ ना डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर तो वेक्टर i डॉट आई, अगर आई क्या करेंगे नीचे में क्या होगा आपका, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो सिंपली क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ये आ जाएगी। अब जो है ये आपका क्या है, आई कैप है। अगर आप इसके साथ आई कैप करेंगे इस वेक्टर के साथ, तो वेक्टर के साथ इस वेक्टर के साथ आई कैप करेंगे तो ये सब तो जीरो हो जाएगा, तो केवल यही ना बचेगा, तो क्या होगा, a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a1। तो ये a1 जो है आपका, सो a1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू cos अल्फा। अब देखिए काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग के लिए निकला, क्या निकला मालूम है, ये जो a1 है ना, ये जो आपका a1 है, ये इस वेक्टर a के मैग्नीट्यूड इनटू cos अल्फा के बराबर है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या यहां पर निकल रही है, क्योंकि आपको मैंने इसके बराबर एक और फॉर्मूला पढ़ाया था जो डेफिनेशन में, वो क्या पढ़ाया, वेक्टर ए इनटू cos थीटा, मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप represents as the projection of given vector a on a x axis। तो ये a1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोजेक्शन ही तो शो करता है, और रिलेटिव होती है कि आप इसका क्या करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वही तो उसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स एज अ प्रोजेक्शन। सिमिलरली a2 represents projection of vector a on y axis and a3 will be projection of vector a on z axis। इस तरह से कंसेप्चुअल पॉइंट है ये सारे पॉइंट, तो इस तरह से आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 3D है, थोड़ा सा इमेजिनेशन आई है, बट अगर आप थोड़ा सा ज्यादा फोर्सली अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगी, वरना तो ये सब तो इजी है, ये सब एग्जाम में पूछता है, मैं कंसेप्ट के एंगल से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। चलिए तो आप लोग समझ गए, जैसे कि यहाँ पे निकला ना cos अल्फा बराबर, अगर आप यहाँ पे cos बीटा निकालेंगे तो मालूम है कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप cos बीटा निकालेंगे ना तो आपका आ जाएगा a2 डिवाइडेड बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, अगर cos गामा निकालेंगे तो वो a3 डिवाइडेड बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो इट इज द प्रोसीजर, ठीक है, आपको कंसेप्चुअल पॉइंट सब कुछ सीखना जरूरी होता है, तभी जाकर के आप आगे या फिर मैथमेटिक्स को पढ़ने के काबिल रहेंगे। चलिए समझ गए, अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो मैं आपके एनसीईआरटी बुक से लेता हूं और आपके एनसीईआरटी बुक के कुछ कंसेप्ट वाला एग्जांपल्स का डिस्कशन करता हूं। देखिए फिर मैं एक्सरसाइज की तरफ भी चलूंगा, प्रोजेक्शन मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ एग्जांपल लेता हूं, फटाफट आप लोग देखेंगे, एकदम इजी रहेगा। बस आप लोग को मैंने जो आपको पढ़ाया ना, तो यहाँ पर अभी मुख्य रूप से जो मैं आपको पढ़ाया वो दो चीज पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, कहिए क्या, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया, एक बार मैं फिर से आपको एक लाइन में लिख दूं तो आप लोग को ये बेहतर रहेगा। क्या कि पहला चीज पढ़ाया कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू cos देता है, जो मोस्ट यूजफुल है उसको मैं लिख रहा हूँ। दूसरा जो आपका है वो है कि अगर वेक्टर a बराबर आपका a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप हो, एंड दूसरा वेक्टर b जो कि आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप हो प्लस b3 k कैप हो, तो आप इस केस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा ना वो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 के बराबर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अगर इस बात को समझ गए तो एक तीसरा पॉइंट भी आप लोग लिखेंगे, वो क्या, प्रोजेक्शन वेक्टर a ऑन वेक्टर b। अगर आपसे पूछे तो इसका सिंपल फॉर्मूला आप लोग को याद रखना, वेक्टर a डॉट वेक्टर b ऑन b, तो इसके मैग्नीट्यूड से आप लोग को इसमें डिवाइड कर देना। ये तीन फॉर्मूला बेस्ड आपका पूरा एक्सरसाइज रहेगा। देखिए अब मैं आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, यही तीन फॉर्मूला आपको केवल याद रखें। देखिए कैसे हिसाब बनता है, बस आप लोग को एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहला और दूसरा एक्सरसाइज जरूर बना लें, क्योंकि मैं उसके बारे में काफी डिटेल से पढ़ा चुका हूं। तो अब जो है आपका इसमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा एग्जांपल 13 से मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप लोग एनसीईआरटी को उल्टा कर रखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालने के लिए विथ मैग्नीट्यूड्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली एंड वेयर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1। तो यहाँ पे क्या बोला, एनसीईआरटी बुक आप लोग अपने पास में रखेंगे या पीडीएफ में मोबाइल में डाउनलोड कर लें। तो कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कहे तो मैं क्वेश्चन भी लिख दूं, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होगा, काहे लिखेंगे, लिखिएगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड 1। तो इसमें बोला कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है, और उसके बाद बोला है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1 है। तो बताना है कि दोनों के बीच के एंगल कितना होगा। सिंपल बात है, एंगल के लिए तो मैं एक ही फॉर्मूला पढ़ाया, तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। दैट इंप्लाइज दैट cos थीटा विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहां पे अगर दोनों वेक्टर का आप डॉट निकालते हैं तो आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो निकालना पड़ता, और इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो वो भी दिया हुआ है। ये कितना आ गया 1/2। अगर cos थीटा बराबर 1/2 होता है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब इसी को हम पाई बाय 3 रेडियन भी बोलते हैं, याद रखिए। तो ये हो गया आपका 13 नंबर। देखिए कितना इजी है, बिल्कुल इजी पूछता। चलिए अब मैं लेता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कहता है कि फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए बराबर, यहां पे वेक्टर ए दिया हुआ है, वो दिया हुआ है
आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड दूसरा वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो आपको मैंने एंगल के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है सॉल्यूशन में लिखेंगे, बहुत इजी है, मैं इसलिए बोल रहा था। देखिए कैलकुलस उतना सारा फॉर्मूला याद करने के बाद आप एक दो चार प्रॉब्लम बनाएंगे, लेकिन ये इतना इजी प्रॉब्लम है ना, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे कि दोनों का डॉट निकालना है, तो डॉट निकालना तो इजी बात है ना, यहाँ पे डॉट दिया हुआ था लेकिन नहीं है तो मैं निकाल लेता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे लेता हूँ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए कितना है आई प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट, अगर बी की बात करूंगा तो क्या है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इसका डॉट निकालेंगे तो मैंने क्या बोला है डॉट निकालते टाइम आपको मैं अभी जस्ट लिखा था कि अगर वेक्टर ए बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 क्या कैप हो एंड वेक्टर बी बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 क्या कैप हो, तो उस केस में वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a1 into a2 प्लस b1 into b2 प्लस c1 into c3 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके आई के कोएफिशिएंट एक दूसरे को प्रोडक्ट करके फिर जे के कोएफिशिएंट एक दूसरे से प्रोडक्ट करके के कोएफिशिएंट एक दूसरे से प्रोडक्ट करके सारे के सारे सम हो जाते हैं, वही इसके डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे करूं, यहाँ पे 1 है, 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 ये 1 इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्सप्लेन करके मैं लिखता हूँ। फिर ये 1 इस 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर देखिएगा ये -1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से करेंगे तो ये 1 -1 दैट विल बी -1 कंप्लीटली रूप से कितना हो गया -1, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा -1। अब जो है नीचे में और भी कुछ चीज चाहिए, क्या चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो अब अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यहाँ पे निकालूंगा, ये पहले देखिए इसके पहले तो ये लिखना फिर इसके बाद ये उसके बाद ये करना ऊपर वाला। तो अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा आप लोग निकाल सकते हैं, आई के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, के के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, इतना कर लेंगे और इसका वैल्यू क्या हो गया √3। उसी तरह से अगर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3, ये भी होगा, दोनों का कैलकुलेट करके देख लेंगे। सो इतना पहले तो ये लिखना तब ये लिखना, लिखेंगे सिंस वी नो दैट cos थीटा बराबर इतना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, अब फिर लिखेंगे सो, फिर लास्ट में ये भी लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे इज इक्वल टू वेक्टर और वेक्टर के बराबर कितना है -1 लिखना डिवाइडेड बाय इस दोनों का इसका मैग्नीट्यूड कितना है √3 दैट विल बी व्हाट -1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऑब्टेन किया कि cos थीटा बराबर -1/3। सो यहां से थीटा बराबर हम लोग क्या ऑब्टेन किए cos इनवर्स -1/3, क्या ऑब्टेन किया थीटा बराबर cos इनवर्स -1/3, यही तो है आपका एंगल। देखिए जरूरी नहीं है कि आप हर हमेशा यहाँ एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देंगे, जब नहीं निकाल पा रहे हैं उसका वैल्यू नहीं जान रहे हैं तो आप उसको इनवर्स के रूप में लिख करके छोड़ दें। चलिए ये आप लोग समझ गए 30 में। अब मैं 40 नंबर की तरफ चलता हूं, देखिए ना 40 नंबर क्या आप लिख सकते हैं बोला, सॉरी 14 तो मिल गया था। अब चलते 15 की तरफ। 15 में कहता है कि एक वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए दिया हुआ क्या दिया हुआ 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप सॉरी माइनस जे कैप माइनस 3 की कैप एंड एक वेक्टर बी दिया हुआ है जो कि आपका आई कैप प्लस 3 जे कैप आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 की कैप ये दिया हुआ देन सो दैट, तो आपको शो करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस लिखिएगा लिख लीजिए सो दैट एसटी शॉर्ट में लिखें सो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हम लोग कैसे कहेंगे तो बनाने का तरीका क्या देखिएगा। सबसे पहले मान लेंगे लेट वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सिंपल सी बात है ये वेक्टर इसके पैरेलल होगा तभी ना तब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो हम इसको एक सुविधा के लिए इसको अकेला वेक्टर की तरह मान लेते हैं क्योंकि तब अच्छा लगता है आप लोगों की सुविधा होगा। मैंने मान लिया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, इन दैट केस अब दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो जोड़ना तो इजी बात है, दोनों को जोड़ ले आप लोग लिख करके जोड़ेंगे, मैं डायरेक्ट जोड़ लेता हूं 5 + 1 6 आई कैप, फिर -1 + 3 क्या होगा 2 जे कैप, फिर -5 - 3 क्या होगा -8 के कैप। सिमिलरली अगर मैं दूसरा वेक्टर को वेक्टर डी मान लूं और इसको मैं लिखूंगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन इट विल बी 5 × 1 गया तो क्या होगा 4 आई कैप,
फिर -1 में -3 घटेगी तो -4 क्या, फिर -3 में -5 घटेगी तो माइनस दैट मींस क्या होगा 2k क्या। अब ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b के परपेंडिकुलर है कि नहीं कैसे बताएंगे, ये तभी ना बताएंगे जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ये इसके बराबर सी है, इसके बराबर डी है। नाउ तुम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी फाइंड करेंगे। अगर इसको फाइंड करेंगे तो 6i कैप प्लस 2j कैप के कैप माइनस 8k कैप डॉट 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अगर इसका डॉट निकालते हैं कहेंगे सिंस इसका डॉट अगर करेंगे तो 6 जो क्या 6 4 जा 24, 2 -4 2 जा दैट विल बी -8, -8 2 जा -16 दैट विल बी 0। कहेंगे फिर अगेन सिंस वेक्टर c डॉट वेक्टर d बराबर 0, सो वेक्टर c दैट विल बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर t which will be वेक्टर -a वेक्टर b, वेक्टर b। तो ये प्रोसीजर है फाइंड करने का, इजी है, बहुत इजी है। बस यही है कि थोड़ा सा दीजिए वेक्टर a प्लस b, वहां पे क्या होता था कि सिंपल दो अलग अलग वेक्टर दिया रहता था, यहाँ पे दो वेक्टर का सम और दो वेक्टर के डिफरेंस के फॉर्म में दिया होगा, अदरवाइज दोनों का दोनों सेम चीज दिया होगा। चलिए तो मुझे लग रहा है कि आप 15 समझ गए। अगर आप लोग 15 समझ गए तो मैं 16 की तरफ चलूं, देखिएगा फटाफट आप लोग 16 की तरफ देखिए। बस ये सब वेक्टर काफी है, मैं बार बार बताता हूं, ये सब कोई चैप्टर थोड़े है। देखिएगा 16 फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, व्हाट वेक्टर, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसको मैं इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग को समझ में आए। ऑन द वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। देखिए अगर एग्जांपल्स आप लोग समझ आते हैं ना तो एक्सरसाइज का ना अपने से आप लोग 80% से ये वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे करा कि वेक्टर a का आपका वेक्टर b की वेक्टर b पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो कितना इजी है। सबसे पहले जानते हैं क्या लिखेंगे, सिंस projection of vector a on vector b is equal to what, vector a dot vector b divided by magnitude of vector b। ये चीज होता है फॉर्मूला में। अगर इतना फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए वो निकाल लेना पहले। अगर आपको पहले चाहिए वेक्टर a dot vector b, सबसे पहले क्या करेंगे, सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे वेक्टर a dot vector b निकालेंगे। अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अगर इसका डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 2 दैट विल बी 10। कितना आएगा 10, इसका डॉट प्रोडक्ट है। और आप इसका वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो इसको भी निकाल लीजिए बगल में। और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट कितना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दैट विल बी व्हाट रूट अंडर 6। सो यहां पे कर सकते हैं इस बात को, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b व्हिच विल बी 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यही प्रोसीजर बनाने का। चलिए अगर 16 समझ गए तो मैं 17 की तरफ चलता हूं। कितना इजी है देखिए, मैं बार बार बताता हूं कि वेक्टर इससे इजी कोई चैप्टर है ही नहीं। एक तो इंडिपेंडेंट आता है, आगे क्लास में थोड़ा होता है डिफिकल्टी आती है क्योंकि वेक्टर से आगे बढ़ जाता है वेक्टर एनालिसिस, तो फिर उसमें 3D इंक्लूड हो जाता है तो डिफिकल्ट आ जाता है आगे क्लास में। बट अप टू 12 कुछ नहीं है वेक्टर में। देखिएगा आपको फाइंड करना 70 नंबर क्वेश्चन का। देखिएगा 70 नंबर में क्या आपको क्वेश्चन कहता है कि फाइंड, आपको कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इस दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। If two vectors vector a and vector b are such that magnitude of vector a, इसमें दिया हुआ है कि magnitude of vector a बराबर 2 and magnitude of vector b बराबर 3 and एक चीज और दिया हुआ है कि vector a dot vector b बराबर 4। तो आपको निकालना है इसका वैल्यू। बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, लेकिन ये मुझे लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, तो आपको ये निकालना और ये आपको दिया हुआ। चलिए
अब बताइए कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखने में तो इजी है, देखिए कैसे। आप सबसे पहले इस वेक्टर को जानिए, ये वेक्टर ये माइनस वेक्टर भी एक तरह का कोई ना कोई वेक्टर ही है। तो मान लिया कि ये कोई वेक्टर है, तो क्या मैं इस चीज को वेक्टर ए डॉट वेक्टर माइनस बी इस तरह से अगर मैं इस दोनों वेक्टर से मैं इसका मैं अगर डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? डेफिनेटली रूप से कहेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये दोनों सेम है और ये किसके बराबर होगा? स्क्वायर के बराबर होगा। अब अगर मैं इसके एलएचएस वाले पार्ट में सिंस अगर हम लोग लिख देते हैं सिंस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है, तो इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसको इससे करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसको इससे करेंगे माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो इस केस में ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का वैल्यू क्या होगा? आप लोग को पता चुके हैं कि इस दोनों के केस में एंगल भी इसके जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है तो cos 0 बराबर 1, तो सिंपली ये हो जाता है पहला टर्म मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ये जो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इस दोनों क्योंकि मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ में क्या पढ़ाया है कि डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये दोनों बराबर होता है। अगर दोनों बराबर होता है तो दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसको भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अगर इसको भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख देंगे तो -2 इनटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा जाएगी प्लस ये आपका क्या आ जाएगा सिमिलरली वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 2, दैट मींस 2 का स्क्वायर 4 -2 इनटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दिया 4 प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर 9 4 13 माइनस 8 दैट विल बी 5। ये आपको फाइनल आंसर है। तो देख सकते हैं किस तरह से कितने इजीली क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो रही है। चलिए ये बन गया। अब मैं चलता हूं 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 18 में है, देखिएगा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ओ सॉरी, ये आपका जो अभी आपका वैल्यू निकला था वो 5 आया था, किसका वैल्यू एक मिनट देख लीजिए, वो आया था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के होल स्क्वायर बराबर 5 आया था। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालने के लिए बोला था आपसे, ये क्या आएगा रूट अंदर 5 आ जाएगा, इसको लगाओगे तो रूट आ जाएगा। ठीक, ये प्लस माइनस मत लिखिएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हो, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होती नहीं है, बहुत सही बात है। ओके समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका 80 में कहता है इफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, वेक्टर इफ वेक्टर ए इज 80 नंबर क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 1, आगे पढ़ते एंड वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 8, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिएगा फटाफट। ये अगर इसको यहाँ पे ले लेंगे इसको लिख सकते हैं वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 8। आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना। अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या कहेंगे वेक्टर x डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a, फिर बीच में क्या है प्लस ये आपका फिर लेंगे सॉरी माइनस से वेक्टर a डॉट ये आपका आएगा वेक्टर x प्लस वेक्टर a, दैट विल बी 8। अब इसको अगर मैं सॉल्व किया, अगर इसको साथ इसके डॉट करूंगा तो वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये आपका वेक्टर x डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x माइनस वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना 8 आएगा। अब देखिए वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर b डॉट वेक्टर a, जब बराबर है और अपोजिट साइड कैंसिल हो जाएंगे। अब ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं कितना 1, इसकी जगह पर लिख सकते हैं दैट इंप्लाई दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x बराबर 8 प्लस 1 दैट विल बी 9 का होल स्क्वायर। सो यहां से आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x बराबर क्या बोल सकते हैं रूट अंदर 3 माइनस 3 नहीं है, सॉरी क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे माइनस 3 नहीं ले रहे, क्यों नहीं लिया -3, क्योंकि -3 मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होती है। चलिए ये आपका डिटरमिनेंट वाला पार्ट नहीं है कि माइनस प्लस में से है, ठीक, ये समझ गए आप लोग। अब ये समझ गए अगर 18 नंबर, तो हम लोग 19 नंबर की तरफ चले। देखिए 19 नंबर क्या है,
plus vector A and vector B, we always have magnitude of dot product of vector A and vector B is less than or equal to product of magnitude of vector A and vector B. ये आपको प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। 1 मिनट वेट कीजिए थोड़ा, देखिएगा इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे? बहुत ही इजी है। सबसे पहले देखिएगा, इसको हम लोग स्वार्थ इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले आप क्या जानते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। ये इसके बराबर होता है कि नहीं? अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही देता है, लेकिन उस नंबर में अगर 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 1 से ज्यादा 5 ले लीजिए, तो इससे आपका बराबर दे रहा है, ये इससे क्या होता है? बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर उस नंबर में आप 1 और 0 के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 0 और 1 के बीच में, तो वो उससे छोटा हो जाएगा, मतलब 1 से छोटा ही मान लीजिए। अगर आप 1 से छोटा से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या दे देगा? 1 देगा, क्योंकि 1/2 1 से छोटा है, तो इसमें लिख रहे वैल्यू क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। चलिए, ये आप लोग अगर समझ गए तो हिसाब खत्म नहीं होगा। यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा जानते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि थीटा तो आपका 0 से पाई के बीच में होता है, तो इसका मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है। ऐसे 0 से 2 पाई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 और पाई के, मतलब 0 और 2 पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब थीटा का वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है। अगर थीटा का वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट में जाता है, तो आप यह भी जानते हैं कि cos थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड 1, मतलब cos थीटा का जो वैल्यू होता है, लिखिएगा, सिंस cos थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1, तो ऐसा जब आप लोग जानते हैं, तो अब देखिए आपको इसमें मॉड लगा देता। अगर आप इसमें मॉड लगाएंगे, तो इसमें मॉड लगाएंगे तो मालूम है आपको क्या होगा? क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1 देगा। ऐसा कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगाते ही ये इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। तो इसका मतलब होगा कि इसका जो वैल्यू होगा, अगर ये मैक्सिमम 1 होता है मॉड cos थीटा, अब देखिए इसमें हमको मॉड लगाना था, अगर मैं दोनों तक मॉड लगाया तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा का मैग्नीट्यूड। इस दोनों से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉजिटिव ही है। ये cos थीटा का झंझट खड़ा कर रही है। cos थीटा का झंझट खड़ा कर रही है, तो आप बताइएगा ये इसके तो बराबर है ही ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जरूरी तो नहीं कि cos थीटा बराबर हमेशा 1 होगा कि हम इसको इक्वल करके बराबर करके लिख देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि cos थीटा आपका 0 और 1 के बीच में लाई करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैक्सिमम 1 होता तो इसके बराबर होगा, लेकिन ये इससे घट नहीं सकता है ना। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लेस देन इक्वल टू का साइन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर बराबर ही रखिए, लेकिन जैसे ही इसको हटाएंगे इसमें से, तो इसमें आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा को आप यहां से रिमूव कर देंगे, क्योंकि cos थीटा जानते हैं कि 0 और 1 के बीच में होगा ही। तो अगर 0 और 1 के मैक्सिमम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम तो कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा, और उससे तो छोटा ही ना होगा, तो इससे छोटा होगा, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू। तो ये आपका कहलाता है स्वार्थ इनइक्वालिटी। इस बात को याद रखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड होता है लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होता है। समझ गए? अगर 19 समझ गए तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग 20 भी समझ लीजिए, एकदम इसी कंसेप्ट पे आधारित है वो भी क्वेश्चन, ठीक, जिसको हम लोग ट्रिंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। इस चीज को आप लोग नीचे क्लास में भी पढ़े हैं, क्लास 9th में शायद है, हाँ 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। यही चीज आप लोग को यहाँ पर पढ़ना है। देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स, ध्यान से रखिए, फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वी ऑलवेज हैव, कोई भी दो वेक्टर है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होगा। इसी का एक और नाम है, क्या मालूम है? ट्रिंगल इनइक्वालिटी।
इस चीज को मुझे प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिएगा क्या, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप लोग बच्चे की तरह करते रहेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आऊं तो ये क्या होगा, इसका अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, ऐसा आ जाएगा। अगर ये ऐसे आता है तो आप क्या जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। तो इस केस में cos थीटा जो है, अब देखिए ये इसके बराबर है, क्या है, ये इसके बराबर है। अब ये इसके बराबर जब है, देखिएगा ध्यान से, ये इसके बराबर जब है तो आप लोग क्या जानते हैं, यहां पे आप लोग जानते हैं कि सिंस cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा आप लोग जानते हैं। अगर आप ऐसा जानते हैं तो यहां पे क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, यहां पर इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि ये जब आपका एंगल जो है cos थीटा हमने जो यहां पे लिखा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा या वो 1 से छोटा ही होगा। अगर ये 1 से छोटा होगा तो मतलब 1 के बराबर होगा तो फिर ये कंडीशन आएगी। अगर 1 से छोटा होगा, अगर मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये 1 से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरे जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है उससे वो मतलब क्या, देखिए जैसे अगर ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, आ जाएगा। अगर ये 1 से छोटा हो जाएगा मतलब cos थीटा, क्योंकि cos थीटा तो दोनों के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। अगर ये 1 से छोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कहेगा कि इसका वैल्यू जो होगा ना, इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर से कम हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होता तब ना ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये वेक्टर 1 से छोटा होगा तो ऑटोमेटिक कहेगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर से कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएगा तो इसका मतलब लेस देन, और आप उसको मान करके चल सकते हैं कि क्या, कि इसका वैल्यू या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा, या तो इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। तो अब इस लेस देन और इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, बस यहां पर एक ही यही कांसेप्ट है, उसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और अब यहाँ पे क्या बात है कि ये आपका होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दी। सो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं क्या, स्क्वायर खत्म कर लेंगे और यहाँ पे कर सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसका आप चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है फिगर का, लेकिन फिर भी मैं आपको बना दूं। देखिए ये मान लीजिए वेक्टर ए, ये मान लीजिए वेक्टर बी, ठीक, ये वेक्टर जो होता है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, ठीक। तो या तो ये वेक्टर ये दोनों के सम के बराबर होता है, तो यहाँ पे वेक्टर ए मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड ये, इसका मैग्नीट्यूड ये, इसका मैग्नीट्यूड ये, ठीक। तो याद इस बात को अपने रखिए, इसका नाम रखिए ए बी सी, यही बात होता है। चलिए अब देखिए, अब यहां पे सवाल आता है कि लेस देन और इक्वल टू बात बोले, अगर ये ओनली इक्वालिटी को होल्ड करे तो क्या होगा जानते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होगा तो आप क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में ही कंक्लूजन निकलेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर है। क्या है, कॉलिनियर है। क्योंकि देखिए ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है और ये दोनों मैग्नीट्यूड है ना, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड जो है इस ए और बी के सम के बराबर है। सिंपली यहीं पर यही ना बात होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, तब ना यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये इसी चीज को बताते हैं। चलिए तो आप लोग अगर इसको समझ गए तो मैं थर्ड पॉइंट लेता हूँ। अब इसी कंसेप्ट का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग। इसमें कहता है सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। एग्जांपल 21 क्या कहता है, सो दैट ए जो दिया हुआ वो दिया हुआ -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप
बी आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और सी आपको दिया हुआ है 7i कैप। यहाँ पर जे नहीं है तो अपना मन से यहाँ पे जे लिख देंगे, क्यों, जीरो के लिख करके, जीरो जे लिख करके, ठीक आ गया। अब यहाँ पे कहता है शो करना कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। क्या है, कॉलिनियर है। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, अब तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं। इसका मतलब कॉलिनियर का मतलब होता है कि तीनों एक लाइन पे होनी चाहिए, तीनों एक लाइन पे होना चाहिए। तो अगर एक मिनट के लिए मान लीजिए मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, और ये तीनों कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर तभी ना कहेंगे जब ए बी को बी सी में जोड़ने पर ये ए सी मिलेगा। ए बी को बी सी में जोड़ने पर क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर ए सी निकालो, और तीनों को ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी के बराबर आता, तो कहेंगे हाँ ये कॉलिनियर है। वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो कॉलिनियर के केस में क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ए बी निकालना है, और ए बी क्या है, ये भी एक लेंथ है, मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब पहले तो वेक्टर ए बी निकालना है। वेक्टर ए बी निकाल लेने के बाद आप वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड को निकालेंगे, और वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर वेक्टर बी सी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर वेक्टर बी सी निकालकर फिर वेक्टर बी सी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर वेक्टर ए सी निकालकर वेक्टर ए सी की मैग्नीट्यूड को निकालेंगे। अगर वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी की सम के बराबर होता तो कहेंगे हाँ ये कॉलिनियर, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले वेक्टर ए बी, वेक्टर बराबर क्या होगा, बी में से ए को हटा देंगे तो इसमें से इसको हटाएंगे, क्या होगा, चाहे तो एक स्टेप में लिख देता हूं लेकिन दोबारा नहीं लिखूंगा, आप लोग अपना खुद कर लेंगे। बी वाला पॉइंट में से ये घटेगा, अगर मैं इसको इससे घटा दिया तो ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा, 3i कैप, ये माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा, माइनस j कैप, ये माइनस 5 प्लस 3 क्या होगा, माइनस 2 की कैप। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की अगर बात की तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या होगा, अंदर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 9 13 1 14, ये हो गया वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर बी सी निकालेंगे, अभी डायग्राम मत बनाइएगा, अगर बी सी निकालेंगे तो बी सी का क्या आता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप लोग तो कर लेंगे। बी में से सी में से बी को घटाएंगे, सी में से बी को घटाएंगे, 7 में से 1 गया तो 6 आई क्या, 0 में से 2 घटेगा तो माइनस 2 आई जे क्या, माइनस 1 में 3 घटेगी तो माइनस 4 के क्या। सो अगर आप यहाँ पर वेक्टर सॉरी अगर आप यहाँ पर वेक्टर बीसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंदर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा अंडर रूट 56। कितना आ गया, अंडर रूट 56। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो स्क्वायर रूट में 2 रूट अंदर 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 रूट अंदर 14, क्या आ गया। अब ये ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हम लोग ए सी निकाल। अगर मैं ए सी निकाल रहा हूं तो ए सी बराबर क्या करेगा, सी में से ए को घटाइएगा, सी में से ए को घटाइएगा तो 7 में से माइनस 2 जाएगा तो क्या होगा 9 आई क्या, प्लस 0 में से 3 जाता तो माइनस 3 जी क्या, प्लस माइनस 1 में से अगर 5 घटेगी तो माइनस 6। सो यहां पर वेक्टर एसी का जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ये आपका 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 81 और 90 90 36 कितना देगा 136। और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 3 रूट अंदर 14 आ गया, कितना आ गया 3 रूट अंदर 14 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो सबसे बड़ा कौन है ये, तो यहाँ पे अलग अलग निकाल कर ये पहले देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा होगा, इससे सबसे छोटा क्या है। तो सबसे बड़ा अगर अन्य 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता तो कहेंगे हाँ ये कॉलिनियर है। तो यहाँ पे कहेंगे सिंपली बात है, सिंस 3 रूट अंदर 14 इज इक्वल टू 2 रूट अंदर 14 प्लस रूट अंदर 14 बाय इंट्यूशन आइडिया आपने माइंड से यहाँ लिखिए, इसको इसको ऐड करके इसके बराबर है, दैट इंप्लाइज दैट ये 3 रूट अंदर 14 क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एसी, दैट विल बी 2 रूट अंदर 14 दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बीसी प्लस रूट अंदर 14 व्हिच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एबी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऑब्टेन क्या किए कि वेक्टर एसी, अच्छा इसको थोड़ा इधर उधर करेंगे तो अच्छा लगेगा ना,
इसको इधर लिख लीजिए ना, 2 रूट अंदर 14 और इसको लिखिए वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि निश्चित रूप से यहाँ पे 3 पॉइंट होगा, जो पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट बी होगा, एक पॉइंट सी होगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 3 5 होगा, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 2 3 होगा और सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 7 0 के होगा। और यहाँ पे लिख देना है सो इतना करके बना लीजिएगा, सो ए बी सी आर कॉलिनियर, कॉलिनियर। तो यही कंसेप्ट है इसके पीछे, समझ गए। तो ओनली बस कैलकुलेशन बेस्ड ये पूरा एक्सरसाइज है, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक। तो इस बात को आप लोग अगर समझ गए मेरी बात को, तो अब आप लोग को क्या करना है, पूरी को अच्छे से एक बार बना देना है। फिर आप लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम इसी पॉइंट बेस्ड है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग खुद से भी अब एक्सरसाइज बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आप लोगों के सामने पेश करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मल है। देखिए अगर ये आपका ए बी है और ये कोई वेक्टर बी सी है और ये आपका क्या हो गया ए सी, इसको लोग रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी होता है, ठीक। अगर आप इसको उधर कर लेंगे तो क्या होगा, कह सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस ये वेक्टर अगर उधर ए सी जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू व्हाट, 0 वेक्टर। अरे माइनस वेक्टर ए सी को आप लोग क्या लिख सकते हैं मालूम है, एक बात और, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, सॉरी प्लस वेक्टर सी ए। मतलब ऐसा होता है कि अगर ये वेक्टर ए सी है, अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो वो उसका डायरेक्शन ही चेंज कर जाता है। तो ए सी है तो ये सी ए हो जाएगा, ठीक। इस बात को आप लोग समझ गए मेरी बात को, यही आपका कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, डायग्राम दे देगा, कहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। देखिएगा आगे के टॉपिक में हो सकता है कि आपको अवेलेबल हो, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल, जो 10.3 के सारे एग्जाम्पल्स का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे, जस्ट करने चलिए। तो अभी के आज का क्लास जो है अभी ये ओवर कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन के बारे में। चलिए तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।